कोरोना काल की वजह से सरकार के ऊपर ज्यादा भार पड़ा और इसी वजह से जो बजट पेश किया गया है उसमें ऐलान किया गया है कि साल 2021-22 के लिए भारत सरकार 12 लाख करोड़ का कर्ज लेगी और इतना ही कर्ज मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 के लिए भी उसे लेना पड़ा है। ऐसे में कर्ज लेने की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, वो कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो सरकार को कर्ज लेने के लिए विवश करना पड़ता है और कौन कौन सी वो संस्थाएं होती हैं जो सरकार को कर्ज देती हैं, आज इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। असल में सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा होता है। हर साल की परिस्थितियों के मुताबिक सरकार को अलग अलग मद में खर्च करना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। इसके अलावा अन्य परिस्थितियों के हिसाब से भी सरकार की ओर से खर्च किए जाते हैं। बुनियादी ढांचे जैसे कल्याण और विकास के कार्यों पर भारी भरकम रकम खर्च की जाती है। ऐसे में आय अगर कम हो तो यकीनन सरकार को फिर कर्ज लेना पड़ता है। आपको बता देते हैं, कर्ज की बात करें तो सितंबर 2020 तक भारत का कुल पब्लिक डेटा यानी कि सार्वजनिक कर्ज 107.04 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि जीडीपी के करीब 68% के बराबर है। इसमें आंतरिक कर्ज 97.46 लाख करोड़ और बाहरी कर्ज 6.30 लाख करोड़ रुपए का था। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये कर्ज आखिर क्यों लेती है। सरकार दो तरह से कर्ज लेती है, पहला आंतरिक कर्ज और दूसरा बाहरी कर्ज। आंतरिक कर्ज यानी कि देश के भीतर से और बाहरी कर्ज जैसा कि मित्र देशों, आईएमएफ या फिर विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से कर्ज लिया जाता है। विश्व बैंक के हिसाब से अगर कोई भी देश अपनी जीडीपी के 77% से ज्यादा कर्ज लेता है तो फिर आगे आने वाले वक्त में उसको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फिर उसके लिए समस्याएं बढ़ती भी चली जाती हैं। वहीं आंतरिक कर्ज की बात करें तो आंतरिक कर्ज बैंकों, बीमा कंपनियों, रिजर्व बैंक, कॉरपोरेट कंपनियों, म्यूचुअल फंड आदि से लिया जाता है। सरकार सिक्योरिटीज के द्वारा भी कर्ज लेती है। इसके अलावा एमएसबी, ट्रेजरी बिल, स्पेशल सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम, कैश मैनेजमेंट बिल आदि के द्वारा जो पैसा आता है वो सरकार के लिए एक कर्ज की तरह होता है। जब कोई किसी जेसेक या सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है तो वो एक तरह से सरकार को कर्ज दे रहा होता है। सरकार एक समय के बाद ये तमाम कर्ज लौटाती है और फिर एक निश्चित ब्याज भी उसकी ओर से दिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल खड़े हो रहे होंगे कि क्या हम भी निवेश कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, तो जरा उसके बारे में भी आप जान लीजिए। कोई भी निवेशक जिसके पास डीमैट अकाउंट हो या रिजर्व बैंक में उसका निवेशक के रूप में रजिस्ट्रेशन हो, वो इन सिक्योरिटीज में निवेश कर सकता है और इनमें एफडी की तरह एक निश्चित रिटर्न भी उन्हें मिलती है। इसके अलावा कुछ उधार ऐसे होते हैं जो सरकार सीधे तौर पर नहीं लेती, इसे ऑफ बजट कहा जाता है, यानी कि केंद्र सरकार सीधे खुद हस्तक्षेप करके या उधार नहीं लेती है। इसके लिए संस्थान को लोन लेने के लिए कहा जाता है और चूंकि केंद्र सरकार इसको लेकर सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होती, ऑफ बजट इसे कहते हैं और इसी वजह से इसको बजट में शामिल नहीं किया जाता है और इसे चुकाने की भी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं होती है और इसी वजह से बजट के प्रावधानों से इसको फिलहाल थोड़ा अलग रखा गया है। अब आपके मन में ये सवाल खड़े हो रहे होंगे कि जब सरकारें कर्ज लेती हैं तो इससे फर्क क्या पड़ता है। जब केंद्र या राज्य सरकारें कर्ज लेती हैं, जरूरत से ज्यादा ले लेती हैं, तो इसका असर यह होता है कि रेटिंग एजेंसियां उनकी रेटिंग घटा देती हैं। इससे विदेशी निवेशक एफडीआई करने से बचने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ कंपनियों के लिए भी कर्ज महंगा हो जाता है। इस लिहाज से सरकारी कर्ज पर सभी की निगाह टिकी होती है। सरकार इस दिशा में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन मौजूदा जो दौर बीता है कोरोना काल का या फिर आगे आने वाला दौर है वो यकीनन बहुत बड़ी चुनौतियों से भरा पड़ा है। इसी वजह से सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि 2021-22 के लिए 12 लाख करोड़ का भारी भरकम वो कर्ज लेगी और यकीनन उसके इस कर्ज पर न सिर्फ देश की, दुनिया भर की नजर बनी रहेगी। लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति है जो अपने आप में अभूतपूर्व, एक ऐसा संकट का दौर जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उम्मीद यही कि कम से कम एक ऐसे रास्ते पर देश आगे बढ़े जिससे हिंदुस्तान की बेहतरी हो सके, जिसका दावा बार बार सरकार की ओर से इन तमाम मुद्दों को लेकर कही जाती हैं।